31 जनवरी 1982 का ये माजरा है, वाक़या है। रंगा और बिल्ला नाम के दो ऐसे खौफनाक बदमाश रहे हैं कि उनको फांसी पर चढ़ाने की तैयारी कर चल रही थी, चढ़ा दिया जाता है। मगर मगर जो रंगा लगभग फांसी के तख्ते पर 2 घंटे लटका रहता है। 2 घंटे बाद जब डॉक्टर ये डिक्लेयर करने के लिए जाते हैं कि ये मरा है या ज़िंदा है, तो तब तक वो ज़िंदा था, मरता नहीं है। ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को 2 घंटे तक फांसी पर लटकाए रखा है और उसकी सांसें चल रही हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस कहानी के बारे में जानते होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनकी वो जानना चाहिए उनको, और जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं विमल अवस्थी। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के तिहाड़ जेल की। दरअसल 31 जनवरी 1982 की वो सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वाक़या था। आज रंगा और बिल्ला दोनों को फांसी दी जा रही थी। सुबह उठाया जाता है, चाय पिलाई जाती है, साथ ही उसी कहा जाता है कि अपनी वसीयत मजिस्ट्रेट के सामने अगर लिखवाना चाहते हो तो हाँ करिए, मजिस्ट्रेट साहब आ जाएंगे। मगर दोनों ही इस बात से इनकार कर देते हैं कि मुझे कोई वसीयत नहीं लिखवानी है। इसके बाद जो कोर्ट से एक समय निर्धारित किया गया था कि इस वक्त फांसी देनी है, उससे ठीक 10 मिनट पहले उनको नहलाया धुलाया जाता है। रंगा तो नहा लेता है, बिल्ला नहाने के लिए तैयार नहीं होता है। और ये जो वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ, एक ब्लैक वारंट के नाम से किताब लिखी गई है। सुनील कुमार गुप्ता उसके लेखक हैं और सहायक लेखिका हैं सुमित्रा चौधरी। सुनील कुमार गुप्ता इस घटना के चश्मदीद रहे हैं। उनकी आंखों से ये वाक़या, उन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा है, इसलिए बहुत ही बारीकी से इसको बहुत ही डिस्क्राइब किया, डिफाइन किया है। वो देख रहे हैं कि रंगा और बिल्ला आपस में लड़ रहे हैं। लड़ इस बात से रहे हैं, बिल्ला शिकायत कर रहा है कि मुझे आज जो फांसी चढ़ाई जा रही है वो सिर्फ तेरी वजह से चढ़ाई जा रही है। रंगा उसे खुद कहता है कि मैं अगर आज मरने वाला हूँ तो तेरी वजह से। बिल्ला बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। रंगा वो एक साधारण नेचर का बंदा, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जबकि किसी को ये पता चल जाए कि उसको फांसी चढ़ाई जा रही है तो जाहिर सी बात है कि सांसें अटक जाएंगी, परेशान हो जाएगा। उसके चेहरे पर जरा सा भी सिकम नहीं था। और उन दोनों को ठीक 10 मिनट पहले वहीं ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है जहाँ पर फांसी दी जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों को फांसी क्यों दी जा रही है। आप लोग ही नहीं बल्कि पूरा देश भी चाहता था उस वक्त कि इन दोनों को जल्द से जल्द फांसी दे दी जाए। जब भी कभी हम किसी आपराधिक घटना के बारे में बात करते हैं, हमारे जहन में आता है तो हमेशा निर्भया कांड याद आता है। ये हमारे ज़माने की बात है, सन 2012 की बात है, यह 1982 की बात है। जिस तरह से 2012 में पूरे देश में एकदम घमासान मच जाता है, बवाल हो जाता है, प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती है, ठीक वैसे ही 1982 से पहले जो ये मामला था तब भी ऐसे ही होता है। आपको जानना चाहिए कि इन दोनों को आखिरकार फांसी क्यों दी जा रही थी। ये वाक़या है 26 अगस्त 1978 का। धौला कुआं जो ऑफिसर्स के क्वार्टर बने हुए हैं, वहाँ पर रहने वाले नेवी ऑफिसर हैं मदन मोहन चोपड़ा। उनकी एक बेटी है गीता चोपड़ा, एक बेटा है संजय चोपड़ा। बेटी जेएसएस एंड मेरी स्कूल की सेकेंडरी की छात्रा है और बेटा संजय चोपड़ा जो कि 10वीं का छात्र है। 26 अगस्त 1978 की शाम 7 बजे ऑल इंडिया रेडियो में गीता चोपड़ा की एक रिकॉर्डिंग हो रही थी। उसको सिंगिंग का कल्चर प्रोग्राम में हिस्सा लेने का शौक़ था। घर में ये बात तय होती है कि भाई के साथ चली जाना और पापा तुम्हें शाम को वहाँ से वापस ले लेंगे। धौला कुआं से सीधा ये गोल डाक खाना है, वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई गाड़ी ऑटो कोई भी आएगा, उसके साथ बैठ के निकल जाएंगे। दोनों बहन भाई वहाँ मौके पर हैं।
अचानक ये गाड़ी आती है, नीले कलर की स्विफ्ट कार है, आके रुकती है और ये हाथ देते हैं, कहते हैं बैठ जाओ। दोनों बहन भाई अब इस गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी चल पड़ती है ऑल इंडिया रेडियो की तरफ। जब कुछ दूर गाड़ी चलती है तो जो सही रास्ता है, भाई छोटा है क्योंकि वो कुछ नहीं जानता, बहन बड़ी है और क्योंकि वो आती जाती रहती तो उसको पता था, उसको मालूम था कि अब रास्ता बदल चुका है। अब जैसे ही रास्ता बदलता है तो बहन टोकने लगती है, ड्राइवर को कहती है भैया कहाँ लेके जा रहे हो, ये रास्ता तो ऑल इंडिया की तरफ नहीं जाता है, आप तो गलत रास्ते पर जा रहे हो। उसने कहा ये सही रास्ता है, तो यहीं जाना है। वो लड़की विरोध करती है, इसी बात पे आपस में हाथापाई शुरू हो जाती है। अब लड़की इसका विरोध करते करते उस ड्राइवर के बाल पकड़ के नोचने लगती है, उसको मारने लगती है। ड्राइवर एक हाथ से गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर भी उसको मारने लगता है, लेकिन लड़की लगातार मुकाबला कर रही थी। जो उसका छोटा भाई है संजय चोपड़ा, वो गाड़ी में से बाहर देखता है और चिल्लाता है, मदद की अपील करता है। इसी बीच में एक कारोबारी है घनश्याम, वो अपनी स्कूटर से जा रहा था। उसने ये देखा कि बच्चे चिल्ला रहे हैं कि कोई बात है, तो वो उस गाड़ी के पीछे चल पड़ता है बहुत तेज़ी के साथ। और वो दृश्य ये जो दृश्य मैं आपको बता रहा हूँ, ये दरअसल ये दृश्य है घनश्याम ने अपने बयानों में बोला था। आगे चल के ये राम मनोहर लोहिया की तरफ चलते हैं तो यहाँ आने के बाद एक लाल बत्ती आती है। लाल बत्ती पर जैसे ही ये दोनों, हल्की सी गाड़ी धीमी होती है, उसके बाद फिर गाड़ी बहुत तेज़ चलने लगती है। अब स्कूटर पीछे रह जाता है, कार आगे निकल जाती है और यहाँ से निकलने के बाद सीधे गाड़ी लेके जाते हैं बुद्धा गार्डन की ओर। यहाँ से रिच गार्डन है, जबकि सुनसान इलाका है। अब तो शायद वहाँ पर बिल्डिंगें बन गई होंगी, लेकिन ये 30-40 साल पुरानी बात है। ये गाड़ी उधर लेके जाता है, सुनसान इलाका होता है। अब यहाँ एक बात पूछते हैं ये दोनों, रंगा और बिल्ला। दरअसल रंगा का असली नाम कुलजीत सिंह है और बिल्ला का असली नाम जसवीर सिंह है। जसवीर सिंह पेशे से ट्रक ड्राइवर था और दूसरा वाला जो चोरी चकारी डकैती वगैरह करता था। ये सबसे पहले मुंबई थे, वहीं पर ये अपहरण करते थे, वहीं पर पैसे वैसे वसूल करते थे। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ से मुंबई से सीधा दिल्ली जाएं और दिल्ली में ही सारे काम करें। एक फिल्म बनी थी रंगा, उसमें से अपना एक डायलॉग भी बोला था। उसके अंदर हरियाणा के रहने वाले थे। अभी पहुंच जाते हैं बुद्धा गार्डन की तरफ, जो सुनसान इलाका है। वहाँ जाकर बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो वो कहते हैं मदन मोहन मेरे पापा का नाम है, नेवी में ऑफिसर हैं। बस इतना सुनना था कि रंगा बिल्ला की जो चेहरे की हवाइयाँ थी उड़ जाती हैं। दरअसल उन्होंने जो अपहरण किया था वो इसलिए किया था कि बड़े घर के बच्चे होंगे, यहाँ से पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। अब ऑफिसर के पास कहाँ पैसे रखे थे उस ज़माने के, ऑफिसर को कितनी तनख्वाह मिलती थी। इन्हें बड़ा दुख होता, तकलीफ़ होती है। अब आपस में दोनों ये फैसला करते कि अगर हम बच्चों को छोड़ दिया तो पकड़े जाएंगे, पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी, क्या करें। तो यहीं से सुनसान इलाके की तरफ ले जाते हैं। संजय चोपड़ा को जब झाड़ियों की तरफ लेके जाते हैं तो उस पर तलवार से वार करते हैं और जो लड़की थी रंगा के साथ गाड़ी में, इधर रंगा उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देने लगता है चाकू की नोक पर। उधर इसकी तलवार से उसको काट कर हत्या कर दी जाती है। बाद में बिल्ला भी आता है और बिल्ला भी आखिर वही काम करता है। दोनों मिलकर उस लड़की के साथ घिनौना कार्य करते हैं। लगभग ये घर से निकले थे 6:30 बजे के आसपास, पहुंचना था 7 बजे और अब जो टाइम हो चुका था वो 10:30 बज चुके थे। 3.5 घंटे तक ये सब ऐसे ही अपहरण होने से लेके उनकी हत्या तक चलता रहता। अब यहाँ से ये गाड़ी छोड़ देते हैं। एक इलाका है मजलिस पार्क, वहाँ गाड़ी छोड़ देते हैं। दरअसल जब मुंबई से आए थे तो जब मजलिस पार्क के पास ही किराए पर अपना मकान लेते थे और यहीं रहना शुरू कर देते हैं और यहीं प्लानिंग करते हैं ऐसा अपहरण करेंगे, कुछ पैसे वैसे बनाएंगे। अशोका होटल से गाड़ी चोरी करते हैं, उसका नंबर प्लेट बदलते हैं और गाड़ी का जो नंबर होता है वो गाड़ी का नंबर है HRK 38930। दरअसल ये गाड़ी का नंबर असली नहीं था, नकली नंबर था। अब यहाँ से भागने लगते हैं। इधर राजेंद्र गार्डन में राजेंद्र जो गार्डन है वहाँ पर इसका मुकदमा दर्ज कराया जाता है बच्चों की गुमशुदगी का।
और इन्हें तलाश करने की पूरी कोशिश की जाती है बच्चों को, लेकिन मिलते नहीं हैं। ठीक 2 दिन के बाद 29 अगस्त को एक फ़ोन आता है पुलिस के पास, क्योंकि वो जंगल का इलाका है। एक किसान अपने खेतों पर भैंसे वैसे चराने के लिए गया था, तो वो पुलिस को बताता है कि साहब ऐसी सी बात है और यहाँ पर लाश पड़ी हुई है। और जब लाश मिलती है तो पता चलता है कि लाश किसी और की नहीं बल्कि वो दोनों भाई बहन की लाश है। बवाल मच जाता है, और ये बवाल ऐसा मचता है कि जैसे जो कॉलेज है, जिस कॉलेज में लड़की पढ़ती थी, उसके छात्रों ने दिल्ली में हंगामा शुरू कर दिया। सैकड़ों छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आते हैं। एक ही मकसद था कि आखिरकार ये किसने इस घटना को अंजाम दिया, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब इस हंगामे को शांत करने के लिए उस समय विदेश मंत्री होते हैं अटल जी, और वो बच्चों के बीच जाते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, समझाते भी हैं कि पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, और जो छात्र हैं वो पथराव शुरू कर देते हैं, और एक पत्थर अटल जी के सर पे लगता है। वाइट कलर का कुर्ता पहने हुए थे, सारा कुर्ता खून में सम जाता है। मामला इतना बढ़ चुका था कि हर अखबार का पन्ना जो है वो रंगने लगता है। अभी घनश्याम भी अखबार पढ़ता है, और घनश्याम अखबार पढ़ने के बाद देखता है कि ये तो वही वाक़या है, ये वही बच्चे हैं। तो वो पुलिस के पास जाता है और उन दोनों की स्क्रैच तैयार करवाता है कि ऐसी शक्ल है, ऐसे बाल हैं, क्योंकि उस ज़माने में लोग बाल सब अलग ही रखते थे, पहनावे भी अलग होते थे। तो ऐसे बाल, ऐसी शक्ल बना के वो स्क्रैच तैयार किया था। स्क्रैच अब अखबारों में छपने लगा था। पुलिस को उनको बेसब्री से तलाश थी। दिल्ली पुलिस से लेकर आसपास तक की जो भी पुलिस थी, जो भी प्रदेश है, उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, सारे प्रदेशों के आसपास की जो पुलिस है वो सब लग जाती ढूंढने के लिए। सैकड़ों पुलिस वाले इस मामले में जुट जाते हैं, कोई सफलता नहीं मिलती है। गुस्सा बढ़ रहा है। जनता पार्टी की सरकार थी, मुरारी जी देसाई प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। जब देखा लोगों ने गुस्सा बढ़ रहा है तो घर पर पहुंच जाते हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पीड़ित के घर पर प्रधानमंत्री सीधे पहुंचे हों। हालांकि साधारण ऐसा नहीं होता है, प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल के तहत कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन उन्हें जाना पड़ा, लोगों की गुस्सा शांत करनी पड़ी। और जब इस घटना के बाद इलेक्शन होता है तो अगला फिर सरकार तक गिर जाती है। अब पुलिस को बस एक ही तलाश थी कि आखिर ये गए तो गए कहाँ। रंगा और बिल्ला, ये इनकी जो तलाश थी, इनकी पुलिस तलाश नहीं कर पा रही थी। अब ये यहाँ दिल्ली से सीधा मुंबई भाग जाते हैं, और ये सीधा आगरा पहुँच जाते हैं, और आगरा में एक रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में बैठ जाते, कालका मेल में। ये इनका शायद गलत फैसला था, और गलती इनसे भी बड़ी होती है कि ये सैनिक वाले डिब्बे में बैठ जाते हैं, जो कि सैनिकों के लिए रिजर्व होता है। ये गाड़ी दिल्ली की तरफ आ रही थी। इन्हें वाकई नहीं पता था कि इसमें सैनिकों के लिए रिजर्व था। एक सैनिक ने रोका, सुनो कौन हो? तो इसमें रंगा कहता है कि सर हम भी सैनिक हैं। सैनिक हो तो अपना कार्ड दिखाओ। अब कार्ड तो था ही नहीं। बिल्ला कहता है कि वो वाला कार्ड दिखाना जिसमें पूरा पता भरा हुआ है। सैनिकों को शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वहीं एक सैनिक और मौजूद है। उस सैनिक ने जो स्क्रैच लगातार अखबारों में जारी हो रहे थे, छप रहे थे, उस स्क्रैच से थोड़ा अनुमान लगाया कि हो ना हो कहीं ये वो दोनों तो नहीं जो दिल्ली में कांड करके निकले हैं। उन्हें बिठा लिया जाता है। गाड़ी सफ़र तय करके जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो जीआरपी को दोनों सपोर्ट कर दिया जाता है, और ये बताते हुए कि ऐसा तो नहीं कि कहीं ये वो दोनों अपराधी तो नहीं है जिन्होंने 2 बच्चों का मर्डर किया है, नेवी के ऑफिसर के 2 बच्चों का मर्डर। पुलिस पकड़ती है और सचमुच वो निकलती है। 23 अगस्त को वो गाड़ी भी बरामद हो जाती है मजलिस पार्क के इलाके से, और उसका जो मालिक है, गाड़ी मालिक, उसका पता निकाला जाता है। जो गाड़ी का नंबर लिखा हुआ था HRK 8930, वो नंबर गलत होता है। उसका मालिक अशोक ही निकलता है। तो वो अपनी गाड़ी की चाबी लाता है, उसमें देखता है खून पड़े हुए हैं, कुछ ब्लेड्स पड़े, चाकू वगैरह पड़े हुए हैं। जब गाड़ी ली थी तो लगभग 20 दिन पहले उसकी गाड़ी चोरी हो गई थी। साथ ही पोस्टमार्टम कराया गया तो उनके उंगलियों में जो खरोच के निशान थे वो उनसे मैच कर जाते हैं। गाड़ी के अंदर जो मिट्टी थी उस जगह की मिट्टी से मैच कर जाती है। वो सारी चीज़ें थी जो पुलिस को एक अहम सुराग, अहम सबूत हाथ लग सकता है। पर मामला निचली अदालत होता है, वहाँ से सज़ा सुनाई जाती है। मामला हाई कोर्ट जाता है, वहाँ से भी फांसी की सज़ा होती है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, वहाँ से भी फांसी की सज़ा हुई, क्योंकि लोग अपील करते हैं कि
इस फांसी को मतलब उम्र कैद में या किसी और में बदल दी जाए। राष्ट्रपति जी के यहाँ अपील जाती है तो राष्ट्रपति जी भी इस फांसी को बरकरार रखते हैं। पूरे देश में लोगों को आक्रोश था, हंगामा था। शायद देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें महज 4 साल में ये कोई मामला अपने अंजाम तक पहुंचा, 4 साल में। और 31 जनवरी 1982 को उनको जो फांसी के तख्ते पर चढ़ाने की तैयारी की जा रही थी, तो फरीदकोट से, मेरठ से कालू, उन दोनों को वो दोनों जल्लाद उनको फांसी चढ़ाने के लिए लाए गए। तो साथ ही बक्सर से रस्सी मंगाई गई थी, लगभग 12 फीट ऊंचाई पर वो फंदा बांधा गया था। अब उसको ट्रिगर टाइप का होता है, उसको दबाना होता है, एकदम से जो तख्ते होते हैं वो खुल जाते हैं और दोनों आदमी लटक जाते हैं। दोनों जल्लाद फरीद और कालू जो इनको फांसी पर चढ़ा देते हैं, जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति उसके वजन से उसकी गर्दन टूट जाएगी, मर जाएगा। 2 घंटे तक इंतज़ार किया जाता है। 2 घंटे बाद डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर साहब ने देखा तो बिल्ला मर चुका था और रंगा उसकी सांसें चल रही थी। अब जेल प्रशासन के लिए फिर से बड़ी मुसीबत हो गई कि जिसको फांसी दे दी गई है वो लटका हुआ है क्योंकि उसकी सांसें चल रही हैं। आखिरकार करें तो क्या करें। तो जिस जगह पर फांसी दी जाती है उसके नीचे जहाँ उनके पैर थे वहाँ पहुँचते हैं। एक आदमी उनके दोनों पैरों के खींचता है। पैर खींचने के बाद तब जब उसकी सांस खत्म हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसकी आंखों का रेटिना वगैरह सब बंद हो जाता है, तब जाकर लगता है कि हाँ ये मर चुका है। ब्लैक वारंट जब जारी किया जाता है तो साथ में उन लोगों के चेहरे पर जो कपड़ा डाला जाता है उस कपड़े की जानकारी भी, वो कपड़ा इसलिए डाला जाता है मुंह पे क्योंकि फांसी जब चढ़ाई जाती है तो जीभ और आंखें बाहर निकल आती हैं। चेहरे की बनावट है वो अजीब सी लगने लगती है, उसे देख के किसी को भी डर लगने लगेगा। शायद इसीलिए वो काला कपड़ा डाला जाता है। ब्लैक वारंट, ब्लैक कपड़े, ब्लैक वारंट, सब ब्लैक ही होता है। तो ये भारत के इतिहास में पहला ऐसा किस्सा है जो बहुत कम समय में इन दोनों को फांसी चढ़ाई गई। उनके बारे में कुछ आपराधिक रिकॉर्ड निकलवाए गए तो पता चलता है कि ये ऐसी ही घटनाओं को अंजाम देते थे, अपहरण किया करते। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर आएंगे, दिल्ली में बड़ा काम करेंगे और बड़ा काम करने के बाद फिर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। लेकिन वो पैसे वैसे तो नहीं कमा पाए और उन दोनों बच्चों की जान ले ली। ये बहुत गलत किया उन दोनों लोगों ने। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, इन दोनों के बच्चों के नाम से ही, संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा के नाम से ही 26 जनवरी को जो बहादुर बच्चे होते हैं, उन 2 बहादुर बच्चों को, एक लड़का एक लड़की, दोनों को हर साल सम्मानित किया जाता है। 1980 से ये चल रहा है और ये प्रक्रिया ऐसी चलती रहेगी। 26 जनवरी के जो बच्चे सम्मानित होते हैं वो इन दोनों बच्चों के नाम से ही होते हैं, क्योंकि घनश्याम ने जब अपना बयान दिया था तो उस बयान में ये बोला था कि बच्चे रंगा और बिल्ला जो बहुत खौफनाक बदमाश थे उनसे डर नहीं रहे थे बल्कि उनसे मुकाबला कर रहे थे। और इसी बहादुरी के लिए जो हमारे देश के बच्चे हैं और बच्चों को भी सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।